हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों बस कुछ चंद ही घंटे बचे हैं प्रीलिम्स होने में, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं इकोनॉमी की 2 मिनट सीरीज़ की। ठीक है दोस्तों, पूरा साल हमने जैसे 2 मिनट की सीरीज़ करी, लेकिन जो प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था हमने बीच में रोक दी थी। ठीक है दोस्तों, फिर हमने बिग न्यूज़ एक्सेट्रा शुरू कर दिया। लेकिन ये 2 मिनट सीरीज़ में जनरली आपने प्रीवियस ईयर की भी देख सकते हैं, तो लेकिन मैं सिर्फ इसी साल के कुछ 2 मिनट सीरीज़ के कुछ जो 15-16 टॉपिक्स हैं आपको कवर कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो वेबसाइट पर हमारी ये 2 मिनट सीरीज़ की कंपाइलेशन अवेलेबल। ठीक है, एंड क्विकली इसमें से अगर देखें, अगर कुछ अगर सवाल अगर 2-3 भी अगर निकल जाएं तो फ़ायदा हो सकता है हमारा। तो टैक्सेस, सबसे पहले जो 2 मिनट सीरीज है वो टैक्सेस पर था। जो सरकार के पास 2 तरीके होते हैं जो इनकम कमाने के, प्राइमरीली या तो जो शॉर्ट टर्म रिसीट्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसीट्स कहलाती हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल। देन दोस्तों शॉर्ट टर्म अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करें, उसमें या तो टैक्स है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स में आगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एंड डायरेक्ट टैक्सेस की अगर आपको पता हो तो कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा बड़ा जो कंपोनेंट रहता है। देन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो वेल्थ टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स ये कौन से टैक्स है? सर ये डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, देन कस्टम्स भी है, यूनियन एक्साइज, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमसे सिंपली क्लासीफाई कराए जा सकते हैं। थोड़ा इसको अगर हम जो टैक्सेस की कलेक्शन की स्नैपशॉट देख लें, थोड़ा ये ब्लर्ड है, लेकिन ट्राई करना समझने की। मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहता हूँ दिखाना, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो पिछले कई सालों से ज़्यादा है कंपेयर टू इनकम टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको पूछें कि कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स की किटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? कॉर्पोरेट टैक्स, देन कम्स योर इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये बात हमें भूलनी नहीं है। ओके, देन अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंपैरिजन देखें, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारी तो जो मंशा सरकार की रहती है ना कि डायरेक्ट ज़्यादा रहे इनडायरेक्ट से। इनिशियली कम था डायरेक्ट अभी, लेकिन ग्रेजुअली डायरेक्ट हैज़ पिक्ड अप। ठीक है, तो अभी जैसे अगर हम देखें लास्ट कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स हैज़ कंसिस्टेंटली बिन हायर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो 50-55% के आसपास रहता है टोटल जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो 54.78। आप बस देखिए, जैसे ये जो अगर एक साल है बीच में जहाँ पर आता है 2016-17 में, जहाँ पे थोड़ा सा जो डायरेक्ट कुछ 1000 करोड़ रुपए कम रह जाता है इनडायरेक्ट से। अदरवाइज 50% से ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रही है इसकी काफ़ी सालों में। सिर्फ एक साल छोड़ दें तो सरकारी बजट से ही हमने लिया हुआ है, तो इसलिए पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अदरवाइज मान के चलिए डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही है इनडायरेक्ट से। ओके, डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी के रेशो को आपको कंपैरिजन आ सकता है कि डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी रेशो क्या चल रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारी अगर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी की रेशो है 5% से ऊपर तो चल ही रही है। ठीक है, बहुत टाइम से अगर आप देखें 2006-07 से 5% के ऊपर है, लेकिन एक ऐसे कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है कि ग्रोथ ही कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। अगर आपको पूछें कि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ रही है, घट रही है, तो आप बोल सकते हैं सर कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है, वही ऑप्शन मार्क करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, अगली जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ से, आर्टिकल से। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी कहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमें सारी रिपोर्ट्स याद होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है GGR, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, इसके 4 की डायमेंशंस हैं। एक मैंने आपको पहले भी ये सवालों में पूछा है बहुत बार, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वाला, एक एजुकेशन वाला, हेल्थ में सर्वाइवल है, इसमें मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं होती। ठीक है, एंड देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे हम। ओके, देन ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग हम याद नहीं कर सकते सारी, तो लेकिन 8 ब्रॉडर जो ग्रुपिंग्स आती हैं वहाँ पे बस हम इतना याद रखें कि 8 ब्रॉडर ग्रुपिंग्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें LFPR की बात होती है कि कितने जो विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, डेटा कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, ILO मेजरली डेटा सप्लाई करेगा जितने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वाली चीज़ों की। ठीक है, एजुकेशनल जो अटेनमेंट वाली जनरली यूनेस्को से ली जाती हैं, क्योंकि अगर ये डिटेल सवाल निकलेगा तो हम यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद UN की ही एजेंसीज, WHO की एजेंसीज हमें हेल्थ के बारे में बताती है ना। UN की जो पर्टिकुलरली अगर आप मान के चलें जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट एक्सेट्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही हमें हेल्थ के बारे में बता सकती हैं। पॉलिटिकल तो वो देखते हैं कि कितनी हमारी विमेन पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड एक्सेट्रा, मिनिस्टर कितनी बनी हमारी, एंड जो हेड ऑफ स्टेट भी बनी कोई या नहीं। ठीक है, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात वो करते हैं ऐसे। तो ये बातें याद रहेंगी, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एंड देन हेल्थ है, एंड हमारे पास जो एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नहीं भूलनी वो है एजुकेशन। ठीक है, ओके।
देन जो भी आप उसको कीवर्ड बनाना चाहें। तो अब यहाँ पर है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 1 है। 1 मतलब टोटल जेंडर इक्वालिटी पैरिटी आ चुकी है, कोई फर्क नहीं आप करते आपकी सोसाइटी। एंड देन आइसलैंड टॉपर रहा। भारत की बात करें, भारत का रैंक थोड़ा और चला गया पीछे, 112 रैंक है। इंडिया कंसिस्टेंटली पीछे जा रहा है। 2006 में जब शुरू हुआ था ये इंडेक्स 98 था, आज भारत 112 पर है, ठीक है। तो इसीलिए, और भारत का स्कोर देखें तो पहले 0.601 था, अभी 0.668। स्कोर इंप्रूव हुआ लेकिन रैंक ड्रॉप कर गया क्योंकि बाकी कंट्रीज ने बेटर परफॉर्म कर दिया इंडिया से, इसलिए रैंक से आगे निकल गई। ओके, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग फटाफट से देखते हैं, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री का सवाल भी बन सकता है कि विश्व विस्तरीय प्लान लास्ट टाइम प्री में पूछा जा चुका, आपको लगेगा अरे इससे सवाल कौन पूछता है, प्री में आ गया, ठीक है। तो 1934 में ही किताब लिखी थी इन्होंने, 10 साल का प्लान प्रपोज किया था। देन उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारी कमेटीज बनाई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फटाफट। देन नेशनल प्लानिंग कमेटी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप इसको, नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड कौन थे, बात ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। इसको इनिशिएट किया था कांग्रेस के जब 1938 में ना त्रिपुरी सेशन का क्राइसिस एक्सेट्रा, आपको याद होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे नेताजी थे, इन्होंने इनिशिएट किया था, लेकिन हेड किया गया था इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ठीक है। 15 मेंबर्स थे इसमें, तो बस कुछ नहीं पता ना कौन सी बात कब यहाँ पे आ जाए दिमाग में। बॉम्बे प्लान बना उसके बाद, ठीक है। 1944 में बॉम्बे प्लान आता है, उसमें बहुत इकोनॉमिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, सॉरी नॉट इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा एटसेट्रा, बिरला वगैरह सब बैठते हैं यहाँ पर। एंड देन ये था कि भारत की जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे, इसको कम करें, बैलेंस्ड इकॉनमी निकालें। 1944 में गांधीयन प्लान आता है, ये सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन गांधीयन प्लान गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया था, ये एक गांधीयन है, कौन, श्रीमन नारायण अग्रवाल, उन्होंने दिया था, ठीक है दोस्तों। कि डिसेंट्रलाइज करो, गांधी जी का आइडिया वही है ना, विलेज की तरफ जाओ, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, कॉटेज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बनाओ, बड़ी इंडस्ट्री बनानी नहीं हमने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद 45 में आता है MN रॉय जी द्वारा दिया गया प्लान, एंड 10 साल का प्लान प्रपोज किया एग्रीकल्चर और एटसेट्रा की, जिसकी सभी कुछ, क्योंकि अब यहाँ पर जो MN रॉय जी हैं आपको पता होगा, ये थोड़ा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनलाइज कर दो सारी ज़मीन को, कि कोई भी लैंड किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। देन जयप्रकाश नारायण का प्लान आता है 1950 में, ठीक है। एंड बीच में विनोबा भावे जी भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ट्रस्टीशिप मॉडल, जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल था कि ट्रस्टीज बनाए जाएं। एंड चलो उसमें डिटेल में नहीं जाते भी। प्लानिंग कमीशन आता है 1950 में, एंड प्लानिंग कमीशन, वो जो प्लानिंग कमीशन की बात करें, क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो कोई भी नहीं थी, कैबिनेट रेजोल्यूशन से बनाई गई। नीति आयोग भी यही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने चीफ मिनिस्टर्स एक्सेट्रा सब बैठते हैं और अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं। अब नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है हिमाचल के प्री में। दोस्तों मैंने आपको बताया नीति भी जो कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ही इसके चीफ जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, और जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक रखते हैं, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, एंड 2 पर्टिकुलर इसकी टीम्स होती हैं जो हमारी नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। जो नीति की रिपोर्ट्स हम अभी देख लेते हैं फटाफट से। पहला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, III दोस्तों, आई कौन निकालेगा, नीति, ठीक है। नीति में 2 आए थे तो नीति ने तीसरा आई भी निकाल दिया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि स्टेट जो हम स्टेट्स की रैंकिंग करें कितना इनोवेट करती हैं, और स्टेट्स को हम एम्पावर करें कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। एंड देन इसमें जो बस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अगर हम डिटेल में जाकर ह्यूमन कैपिटल एटसेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी, लीगल, ये हो सकता है, लेकिन अभी पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट मिनट है बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट आते हैं SDG इंडिया इंडेक्स। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान भी दें इस पर। SDG इंडिया वही कि इंडिया क्या SDG अचीव कर पाएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने दोस्तों गोल्स हैं हमारे पास, 17 गोल्स हैं, 17 के 17 नापते हैं हम यहाँ पे, नहीं 16 नापते हैं। सो एक जो नहीं नापते वो क्वालिटेटिवली नापते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं नापते, ठीक है दोस्तों। देन इसको कोलैबोरेशन किसके साथ, मॉस्पी, क्योंकि मॉस्पी हमें डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, UN ऑफ इंडिया, जो UN की जो डिवीजन है इंडिया में, उसके साथ मिलकर इसको किया जा रहा है। एंड देन स्टेट्स को रैंक किया जाता है, स्टेट्स को बताते हैं कि आपको स्कोर मिलता है। एंड देन स्टेट्स ने यहाँ पे सभी स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं ओवरऑल देखें तो जैसे अब वैसे स्टेट्स के बारे में जानना वैसे बात सही नहीं है, लेकिन जो इसके 4 ब्रॉडर क्राइटेरिया हैं SDG के, क्या रहते हैं, एस्पिरेंट स्टेट, अगर स्कोर 50 से भी कम रहा, ठीक है, 50% मार्क्स भी नहीं आए सर आपके, ठीक है। परफॉर्मर, ठीक किया आपने, अच्छा करो,
फ्रंट रनर आपके 65 से 99, अगर 100 ही आपने SDG हमारे अचीव कर दिए तो वो है अचीवर 100, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमें 100 तक ही पहुंचना है तभी हमारे SDGs अचीव किए माने जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 रिपोर्ट्स आ चुकी है नीति की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो ट्रिपल I इनोवेशन वाली और एक हमारे पास आ चुकी है SDG इंडेक्स वाली, दोनों ही नीति के दायरे में आती है। देन मैंने आपको आज भी बताया था दिन में सेकी भी यही निकालता है, जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, 2 यहाँ पे चीज़ें हैं, जो एक तो आउटकम और एक है गवर्नेंस का प्रोसेस क्या है, कि कैसे उस आउटकम्स को अचीव किया जा रहा है, ठीक है। 4 उसके अंदर आगे आउटकम्स के पार्ट हैं, ठीक है, कि लर्निंग का आउटकम कितना आया, कि क्या बच्चे एक्सेस कर पा रहे थे, एक्सेस का आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था कि बस ऐसे ही कुछ भी खोल दिया आपने, एंड इक्विटी, क्या जो इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, ठीक है। इन सभी के मार्क्स दिए गए हैं, टोटल 965 मार्क्स का इनका मेंस रहता है, उसमें से मेंस में से कितने मार्क्स आएंगे देखा जाएगा, ठीक है। एंड देन दोस्तों CWMI कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी नीति निकालता है और अकॉर्डिंगली स्टेट्स की ही रैंकिंग है, क्योंकि नीति ने स्टेट्स पर काम करना है, स्टेट्स की रैंकिंग करता है अकॉर्डिंगली कि कितना वाटर को बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बियॉन्ड भी मैंने आपको बताया था हेल्दी, जो हेल्थ वाला हमारा हेल्दी स्टेट्स, हेल्दी इंडिया समथिंग है ना, एक रिपोर्ट और भी है नीति की, तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखें। आज मैंने 3 रिपोर्ट्स आपको दिन में बताई थी। ओके, फिलिप्स कर्व के बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिलिप्स कर्व किसके बारे में बात करता है, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फिलिप्स कर्व जो किसके बीच का, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सबसे पहली बात तो, एंड इन्फ्लेशन, इसको जो हम प्लॉट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन, वो बोलते हैं ट्रेड ऑफ है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर लो या इन्फ्लेशन। तो बस आपको कहीं पर ही एक जो चीज़ को कहीं पर आप जो स्वीट स्पॉट ढूंढिए जहाँ पर जो आपको ओके सी इन्फ्लेशन रहे, आपकी जो इन्फ्लेशन रहे ओके सी अनएम्प्लॉयमेंट, आप एक चीज़ को कम करने जाएंगे दूसरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा जो मिल्टन फ्रीडमैन और फिलिप्स ने जो इसको डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, एक ऐसा रेट भी आ जाता है जहां पर आप जो इन्फ्लेशन का, जहां पर आप जो अनएम्प्लॉयमेंट का, कि उससे जितना मर्जी पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। तो बस ये जो नायरू, ये हमसे UPSC पूछ चुका है, नायरू किससे जुड़ा हुआ है, फिलिप्स कर्व से, ठीक है। कि लॉन्ग टर्म जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला फिलिप्स कर्व है, शॉर्ट टर्म में तो हमें फिलिप्स कर्व नजर आता है ऐसे कि शॉर्ट टर्म में तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ कर सकते हो आप, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा नजर आएगा फिलिप्स कर्व, ठीक है, ऐसा नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो कर्व नजर नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, जिसको नायरू कहा गया लॉन्ग। इसलिए आपको पूछा जाए अगर सवाल कि लॉन्ग टर्म में फिलिप्स कर्व कैसा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के पैरेलल जा रही होगी, आई के साथ एक और आई बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऑलराइट, तो ये बात भूलनी नहीं है। ओके, लैंड रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं दोस्तों। लैंड रिफॉर्म्स पर लास्ट टाइम प्री में सवाल आया तो इंसिडेंटली कवर्ड था, लेकिन इस बार दोबारा कवर कर लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में जो 3 बेसिक चीज़ें की जाती हैं कि ओनरशिप, कि ऐसा तो नहीं है ना लैंड कॉन्सेंट्रेट हुई है सिर्फ कुछ जमींदारों के पास है, ठीक है, थोड़ा सा इसको पैटर्न को समझें और लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करें। टेनेंसी, कि ऐसा तो नहीं कभी भी कोई भी किराएदार को निकाल फेंकते हो आप, तो उसको रिफॉर्म किया जाए, आज़ादी के बाद ही किए गए थे। एंड लैंड की मैनेजमेंट, कि क्या हमारी लैंड सही से मैनेज हो रही है, तो इसलिए उसके बहुत सारे जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है लैंड रिफॉर्म्स के, तो स्टेप्स लिए गए कि इंटरमीडियरी जो जमींदार थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, कि जो सरकार और जो किराएदार हैं वो डायरेक्टली टच में आए, एंड अकॉर्डिंगली सरकार जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, ठीक है। जो टेनेंट्स को सिक्योरिटी दी गई और रेंट को रेगुलेट किया गया, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, ये वर्ड्स नजर आएंगे आपको क्योंकि सरकारी वर्ड्स हैं ये। एंड देन ओनरशिप दी गई टेनेंट्स को, कि अगर आप बहुत टाइम से रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जमींदारों ने ऐसे ही जो ज़मीन रखी हुई है, लेकिन बहुत टाइम से आप ही रह रहे हैं, आप ही ने ही यहाँ पर खेती बाड़ी की है, तो ये ज़मीन आपको, ठीक है, तो ऐसे भी जो ज़मीन मिल गई थी। एंड देन जो एक लैंड होल्डिंग, कि आप इतने एकड़ से ऊपर ज़मीन नहीं रख सकते, तो लैंड होल्डिंग पे सीलिंग रखी थी, और वो इंडिविजुअल लेवल पर थी, ठीक है, फैमिली के लेवल पे नहीं थी, इंडिविजुअल के लेवल पे थी। एंड देन जो लैंड होल्डिंग्स, अगर ठीक है मुझे पहले मेरे पास ज़मीन नहीं थी, मेरे पास छोटा सा टुकड़ा आ गया, आपके पास भी आ गया, मेरे बगल वाले के पास छोटे छोटे टुकड़े आ गए, लेकिन अब इतने छोटे टुकड़ों पर मैं खेती बाड़ी ना प्रॉफिटेबली कर नहीं सकता, तो इसको थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं। चलो चारों को साथ लेकर आते हैं, इनको बोलें कि आप लैंड को कंसोलिडेट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली खेती बाड़ी कीजिए। तो लैंड कंसोलिडेशन पर भी काम किया गया, एंड इट फेल्ड मिजरेबली, ठीक है। हम उस पर जो मेंस में जाकर देखेंगे कि वाई इट फेल्ड और वाई इट डिडंट फेल, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे जो भी देख सकते हैं आप, क्विकली देख लीजिएगा, उसको रीड मार लीजिएगा क्योंकि थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब कि जमींदारों ने प्रॉपर्टी अपने जो भी, चाहे वो घर के मजदूर थे या घर के जितने जो नौकर थे, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी। एंड फिक्टिशियस, बेनामी, चाहे नाम मजदूर का लिखा हुआ कि ओनर वही है, लेकिन पता था ओनर तो, असली ओनर तो जमींदार है, क्योंकि जमींदार का ही वहाँ पर सब कुछ चलता है, जो दबदबा, ठीक है दोस्तों। ओके, WTO का ब्लू बॉक्स, इसके बारे में बात करते हैं रैपिडली, आइए।
अच्छा दोस्तों, ब्लू बॉक्स मैं रिपीट करता हूँ, ब्लू बॉक्स इस बार न्यूज़ में था क्योंकि जो जो प्रधानमंत्री की चाहे वो किसान स्कीम है या फिर जो हमारे जो रायतु बंधु स्कीम आई थी पहले आंध्र में, तो ये सभी जो स्कीम्स हैं ये क्या करना चाहती हैं, ये कि आप ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए एमएसपी है, एमएसपी एक तरह की सब्सिडी ऐसे होती है कि एमएसपी मतलब अगर आपने सरकार को, अगर आपने 1 क्विंटल लेट्स से अगर आपने अनाज दिया तो आपको मान लीजिए 1870 रुपये मिल जाते हैं। अगर आप 2 क्विंटल या 10 क्विंटल लेट्स से देंगे तो आपको 18,700 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 100 क्विंटल देंगे तो एक और पीछे जीरो लगा दें, उतने आपको पैसे मिल जाएंगे। कि जितना आप सरकार को पैसे जो सामान लाते रहेंगे सरकार आपको अकॉर्डिंगली और सब्सिडी देती रहेगी। अब लेकिन दोस्तों उसका नुकसान क्या होता है, एमएसपी जो हमारी ब्लू बॉक्स सब्सिडी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एमएसपी इंकरेज करती है आपको कि और प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओगे और पैसा ले जाओ। ठीक है, तो ये इंकरेज करती है। ठीक है, ये प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करती है। तो इससे ये भी हो सकता है कि मार्केट में इतना अनाज पैदा हो जाए कि मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं थी, ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस विल फॉल। ठीक है, अगर मार्केट की डिमांड थी लेट्स से कि सिर्फ हमें 100 टन अनाज चाहिए, लेकिन किसान ने 1000 टन प्रोड्यूस कर दिया, 10 साल का अनाज प्रोड्यूस कर दिया, मार्केट में बहुत सारा अनाज आ जाएगा, आने वाली फसलों की कीमतें बिल्कुल गिर जाएंगी। तो इसलिए एमएसपी आता था कि कोई बात नहीं, प्रोड्यूस कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन जो इंसेंटिव या प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाली सब्सिडीज रहती हैं। लेकिन इसको अब इससे देखो मार्केट्स का तो नुकसान हो रहा है, चाहे सरकार जेब से पैसा भरती रहे, लेकिन मार्केट्स का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सरकार का नुकसान हो रहा है कि अब इसमें कि आर्टिफिशियली आपने प्राइस ऊपर रखा हुआ है। तो इसलिए अब डिसाइड किया गया कि एक काम कर सकते हैं कि प्रोडक्शन को लिमिट किया जाए कि हमें जितना 1 एकड़ से मिलना चाहिए उतना ही मिले, दैट्स इट। ठीक है, उससे ऊपर ना जाए। तो प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज की बात की गई। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि हमें ऐसी सब्सिडीज को डिजाइन करना चाहिए जो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंकरेज ना करते हुए उसको लिमिट करें कि हमें अच्छा 1 एकड़ के हिसाब से आपको सिर्फ 10 जो आपको क्विंटल का ही आपको दाम मिलेगा या फिर 5 क्विंटल का दाम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज कौन सी होती हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज होती हैं। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन नहीं लेके आती मार्केट में, क्योंकि हमें पता होता है अच्छा कि अगर हमारे देश में 100 एकड़ ज़मीन पर ही फसल उग रही है तो इतना अनाज होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर अनाज उगाओगे तो हम उसको सब्सिडी में नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, एकड़ के हिसाब से या यील्ड के हिसाब से या आपके कितने पशु हैं उसके, अगर आप चारे को लेट से जो उसको सब्सिडाइज करते हैं, तो इसीलिए एकड़े जो यील्ड के हिसाब से अगर आप सब्सिडीज देना शुरू करते हैं तो वो प्रोडक्शन लिमिटिंग हो जाती है। क्योंकि लेट्स से आप बोले कि मैं 1 एकड़ पर आपके फसल उगाने के आपको 1000 रुपए ही दूंगा, बस दैट्स इट। ठीक है, अब आप उस पर चाहे 1 किलो अनाज उगाएं चाहे 100 किलो अनाज उगाएं, वो मेरा सरदर्द नहीं है। सरकार कह रही है मैं तो सिर्फ 1000 रुपए देने, तो आपको पता होगा 1000 रुपए में कितनी फसल उग सकती है और उतनी फसल ये उगानी चाहिए, उसके ऊपर फसल लगाऊंगा तो पैसे मेरी जेब से जाना शुरू हो जाएंगे, सरकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रोडक्शन को लिमिट करना शुरू करते हो आप। तो यही जो स्कीम है इसको ब्लू बॉक्स जो सब्सिडीज का नाम दिया जाता है। एंड अभी देखें डब्ल्यूटीओ ने इस पर कोई लिमिट पे स्पेंडिंग नहीं लगाई कि आप 1000 ही खर्चेंगे या 5000 खर्चेंगे पर एकड़ सरकार, लेकिन जो इंक्रीजिंगली डब्ल्यूटीओ चाहता है कि जितनी भी हमारी सब्सिडीज हैं वो प्रोडक्शन लिमिटिंग हो ताकि मार्केट्स डिस्टॉर्ट ना हो। फालतू का इनकरेज मत करो कि जो सिर्फ उगाई जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखा जाए। EU अभी इसी मेथड को फॉलो करता है दुनिया में। ठीक है, और लेकिन अदरवाइज जो प्राइसेस, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका मेजर एक लूप होल है कि टारगेट प्राइस कि मैं 1 एकड़ के आपको 1 लाख रुपए देना शुरू कर दूँ इंस्टेड ऑफ 1000। मैंने ऑलरेडी प्राइस बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया है ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि आप उगाओ यार बहुत सारा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए प्राइस कितना रखना, टारगेट प्राइस, वो भी हमें ढंग से ही जो डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी मार्केट को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देगा। ओके, देन दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट पर बात चलती ही रहती है। LIC को डिसइन्वेस्ट करने की बात थी, और एक हमारे को आपको पता है नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, उसको जो असम में है ना हमने डिस्कस किया था, उस सबको डिसइन्वेस्ट करने की बात थी। तो जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सेल लिक्विडेशन कर देती है सरकार अपने एसेट्स की, चाहे वो सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट कर सकती है, जो है ना, और जो सेंट्रल और जो स्टेट के अलावा जो सरकार बहुत सारे PSUs के प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा को भी सरकार बेच सकती है, बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसमें सरकार का देखो, इसमें आपको सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते हैं ये, तो ये कि सरकार का जो फिस्कल बर्डन कम हो जाता है, कि फिस्कल बर्डन मतलब सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए खर्चना था, पैसा कहाँ से आएगा, इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक कंपनी में हिस्सा बेच देते हैं। ठीक है, तो उससे पैसा आ जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उससे सरकार की, कोई प्राइवेटाइज भी हो जाते हैं, प्राइवेटाइज करने से मार्केट की एफिशिएंसी भी आती है ना। एंड देन PUC की जो ओनरशिप है वो सरकार से जो जनता के पास चली जाती है, अगर हम शेयर बाजार में सरकार उसका हिस्सा बेच देती है तो। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी क्विकली देख लो। 1999 में कहानी शुरू हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया था, एक सेपरेट डिपार्टमेंट था। उसके बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया, एंड अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक अलग डिपार्टमेंट है, DIPAM के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों,
लेकिन एक बात है यहाँ पर कि ये बीच में एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनी थी, लेकिन अब वो मिनिस्ट्री वापस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही एक डिपार्टमेंट है। ओके, देन दोस्तों स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या रहता है ये हमें देख लेना चाहिए फटाफट से। जहाँ पर सरकार एक सब्सटैंशियल एक हिस्सा अपनी कंपनी का बेच दे, एंड देन उससे क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी प्राइवेट हाथों में ही चली जाएगी। ठीक है, अदरवाइज सरकार जैसे LIC का भी शायद 25% हिस्सा बेच रही है, तो उससे मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में नहीं जाएगी, लेकिन सरकार का 25% जो भागीदारी अब किसी प्राइवेट या किसी जो स्टॉक मार्केट की हो जाएगी। ओके, देन दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की बात भी यहाँ करनी ज़रूरी है। नवंबर 2005 में बनाया गया था कि अगर सरकार ने डिसाइड किया था कि कोई भी अगर सरकारी हम एसेट को बेचते हैं तो उसका पैसा हम NIF में डाल देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ग्लोबल और डिसाइड किया गया था ये NIF का जो पैसा है ये हम सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ के लिए ही यूज़ करेंगे, जो हमारी बाकी जो PSUs हैं, जो हमारी बाकी सरकारी कंपनीज़ हैं, उनको बेहतर करने के लिए इसका पैसा लगाया जाएगा। लेकिन 2000 आपको पता है 8-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, सरकार के तो थोड़े से हालात ख़राब हुए, तो सरकार ने NIF का पैसा सोशल सेक्टर में भी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। अभी तो जो सोशल सेक्टर सब में डाइवर्ट होता है। ओके, NIF पे क्विकली देख लेना चाहिए हमें कि NIF में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, पब्लिक अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में, इसीलिए सरकार अपने हिसाब से उसको खर्च करती रहती है। ठीक है, तो ये हमने क्विकली इसको देख लिया कि जो NIF का पर्पस भी क्या है, क्योंकि सिंस NIF एज सच न्यूज़ में नहीं है लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट न्यूज़ में है, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा न्यूज़ में है, तो इसलिए हमें NIF के बारे में जानना चाहिए। ओके, देन दोस्तों FSDC की बात भी ज़रूरी है कि FSDC इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये बहुत बार UPSC पूछ चुका है। ये भारत सरकार की एक टॉप लेवल एक जो हमारी जो बॉडी है, जो सरकार को बताती है कि फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे स्टेबल रखा जाए और कैसे डेवलप भी किया जाए देश में। एंड देन दोस्तों जैसे रघुराम राजन कमेटी द्वारा इसको 2008 में इसके गठन करने की बात की गई थी, कमेटीज पूछ ली जाती हैं कई बारी। एंड देन उसके बाद देखें अगर कि यहाँ पर FSDC क्या ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है? नो सर, FSDC बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है लेकिन स्टैट्यूटरी नहीं है। यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात है कि FSDC क्या करता है और FSDC क्यों लेके आया जाए, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि क्राइसिस आया था तो पता ही नहीं था कैसे मैनेज करें, तो कोई बॉडी चाहिए। तो अब इसमें देखो सभी तरह के जितने हमारे पास रेगुलेटर्स होते हैं उन सभी के प्रधान यहाँ पर हैं, RBI के गवर्नर, फाइनेंस के जो हमारे भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी है ना जो, और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भारत सरकार के सारे सेक्रेटरीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सवाल इतनी बार इतने एग्जाम्स में आ चुका है कि FSDC में इनमें से कौन से मेंबर्स हैं, इतनी बार आ चुका है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये बार बार पूछा जाए। ठीक है, देन ठीक है, RBI के प्रधान बैठे हुए यहाँ पर, और भारत सरकार की जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो इंपॉर्टेंट बंदे हैं, इवन की जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे लेकर आते हैं वो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। देन दोस्तों सेबी के प्रधान बैठे हैं, इंश्योरेंस के रेगुलेटरी अथॉरिटी के बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो हमारा पेंशन फंड है उसके प्रधान बैठे हुए हैं। अभी नया बना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके प्रधान, मिस नहीं करना दोस्तों, ठीक है, ये वाला IBBI वाला। देन दोस्तों हमारे पास जो फाइनेंस के एक आधा कोई और सेक्रेटरी एक्सेट्रा वो बैठते हैं। एंड देन दोस्तों चेयरपर्सन, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हमारे देश का जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको अध्यक्षता करते हैं, चेयरपर्सन। ये सवाल भी इतनी बार पूछा जा चुका है कि चेयरपर्सन कौन है। बहुत से बच्चे इसको RBI एक्सेट्रा मार्क कर देते हैं। नहीं दोस्तों, RBI वाले जो इसके मेंबर हैं, ठीक है, जो हमारे RBI के गवर्नर होते हैं, लेकिन चेयरपर्सन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये गलती मत करना, 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं हमें। ओके, देन दोस्तों AGR हमारा न्यूज़ में था कि कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसको कि डिफाइन करो, कितना पैसा डिस्प्यूट है एटसेट्रा। तो बस वो पुराने जो चक्कर चल रहे थे उसके ही चलते यहाँ पर AGR हमारा सब कुछ न्यूज़ में था। तो मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, कि AGR सरकार क्या मांग रही थी क्या नहीं। तो AGR में बस आप एक चाहे तो 2 मिनट वाला सुन लेना फटाफट से। ओके, देन दोस्तों ESG फंड इतने फेमस हो गए हैं जब से हमने डिस्कस किया था कि आज तक, कि ESG फंड क्या होते हैं? ऐसी कंपनीज जो इन्वायरमेंटली साउंड है, इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं कर रही, सोशली कुछ भला करती हैं, एंड उनकी गवर्नेंस एकदम सॉलिड है। ऐसा नहीं कि अंदर एकदम धांधली हो रही है। जो फॉर एग्जांपल आपको शायद आपने सुना हो कि सत्यम स्कैम हुआ था, कि सत्यम एकदम डूब गई, लोगों ने इतना पैसा लगाया, सत्यम डूब गई, क्योंकि गवर्नेंस अंदर से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो ऐसी कंपनी जिनकी इन्वायरमेंटली जो साउंड है, अच्छा काम करती है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करती, सोशली अच्छी एंड गवर्नेंस, ठीक है, ESG भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अभी क्योंकि रिसेंटली सेबी ने कहा है कि हमें ESG वाली 1000 कंपनियों का इंडेक्स बनाना है, ठीक है, जो कि ESG जिनका स्कोर अच्छा है। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो, ये बात अच्छी भी क्यों है, क्योंकि अब अगर जो कंपनी इन्वायरमेंटली अच्छी है, समाज का बुरा नहीं कर रही, जिसकी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में वही कंपनी सर्वाइव करेगी, है ना, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट निकालते रहे। अदरवाइज अच्छे प्रोडक्ट निकालते रहोगे, इन्वायरमेंट का नुकसान करोगे, यू विल बी वाइप्ड आउट। तो इसीलिए ऐसी बात दिमाग में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो
म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा इसमें इंक्रीजिंगली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ईएसजी के जो फंड्स बनते जा रहे हैं। जैसे अब देखिए टोबैको में कोई इन्वेस्ट करता हो, लिकर कंपनी हो जिसके जो वाटर कंजम्पशन कार्बन बहुत उसके अगर जो ऐसे निकालती हो कंपनी, ये कंपनियाँ नहीं आएंगी, ठीक है, जो वेस्ट साइकिल ना करती हो, तो ये ईएसजी कंपनीज का पार्ट नहीं बनेगी। तो निफ्टी ने रिसेंटली ही ईएसजी जो 100 का एक फंड इंडेक्स निकाला ट्रैक करने के लिए ईएसजी कंपनीज जो हैं टॉप 100 जो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, ऊपर जा रही है नीचे जा रही हैं। एंड इंक्रीजिंगली दोस्तों ये इसने आउट परफॉर्म किया हमारे निफ्टी 100 को, ठीक है। हमारे जो अदरवाइज जो 100 कंपनीज हैं और जो हम ये 100 इन्वायरमेंटली सोशली गवर्नेंस बेटर वाली ईएसजी कंपनीज हैं, ये 100 वाली ईएसजी ने आउट परफॉर्म कर दिया। ओके, सेबी ने भी कहा है कि मैंडेट किया है कि जो 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, अभी जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको एनुअली अपनी रिपोर्ट में बताना है कि वो क्या कर रही हैं ईएसजी के लिए, ठीक है, कि इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के लिए क्या क्या कर रहे हैं बताना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। तो अब इसके अगले चलते हैं आगे। ईएफटीए, अगेन भारत सरकार ने ईएफटीए से बात करनी शुरू की है। दोस्तों ईएफटीए क्या होता है? ईएफटीए 4 जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में उनका संगठन है, ठीक है। अदरवाइज आपने यूरोपियन यूनियन तो सुना हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से चलते हटकर एक है आइसलैंड, एक लाइechtenstein, जो भी आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, ठीक है, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 कंट्रीज़ मिलती हैं, ये ईएफटीए बनाती हैं, ठीक है। गलती नहीं करनी, ईएफटीए की ये 4 मेंबर्स हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि ये 4 कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, लाइechtenstein एंड नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। जो ये 4 कंट्रीज़ ईएफटीए का पार्ट हैं, ईयू का पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी जैसे ब्रिटेन के जाने से ब्रेक्जिट भी हो गया, तो वो भी ईयू का पार्ट नहीं रहा, तो इसीलिए ये जो ईएफटी है ये पैरेलल चलती है हमारे ईयू के। एंड भारत सरकार अभी ईयू के साथ भी एक जो चाहती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, ईएफटीए के साथ भी चाहती है। ऑलराइट, तो ये जैसे अदरवाइज जो ईएफटीए बनाया गया और इसीलिए ईएफटीए न्यूज़ में भी है। एंड देन शुरुआत तो इसके 7 मेंबर से हुई थी, लेकिन ग्रेजुअली कुछ मेंबर्स जो चले गए दूसरी पार्टी में, एंड जैसे पोर्चुगल चला गया एंड स्वीडन चला गया, ठीक है, और कुछ आ गए। तो इसीलिए अब ईएफटी और भारत सरकार चाहते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाएं। और लेकिन अभी जो 3 टेंशन चल रही है, आईपीआर वो सारी दुनिया में चल रही है भारत की, क्योंकि इंडिया में आईपीआर इज़ आरआईपी, एंड देन रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात चल रही है, एंड देन सर्विसेज की बात चल रही है कि जो अगर आप हमारे बंदे यहाँ पर काम करने आएंगे तो वीज़ा कैसे मिलेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ओके, देन दोस्तों आपको पता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अगर आप कुछ पेमेंट करते थे पहले कार्ड वगैरह से, तो आपको कार्ड पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती थी। बहुत सारी दुकानों पे जाके जो दुकानदार वाले अंकल बोलते थे कि आप प्लीज़ कार्ड से मत पे करो, पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि कई बार वो कस्टमर पे पास ऑन नहीं करते थे। ओके, तो इसीलिए अब इसको सरकार ने बोला कि अगर आपका 50 करोड़ या उससे ऊपर वाली टर्नओवर वाली कंपनी हो तो आपको कोई एमडीआर चार्ज नहीं कर सकते आप कस्टमर से। तो कस्टमर की अभी जो, लेकिन कार्ड के ट्रांजैक्शन, कार्ड की कंपनियां कैसे चलेंगी? तो ये जो कार्ड पे जो पैसा लग रहा है ये कौन इसको बेयर करेगा? अगर आपकी 50 करोड़ या उससे ऊपर वाली कंपनी है जो कार्ड पे ट्रांजैक्शन का, तो उसको बेयर कौन करेगा? सरकार ने बोला बैंक करेंगे या फिर आरबीआई, दोनों मिलकर करेंगे। तो कहते हैं बैंक और आरबीआई ने कहा हम क्यों करेंगे? कहते हैं क्योंकि अब इंक्रीजिंगली ट्रांजैक्शंस आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, आपको कैश कम रखना पड़ रहा है, तो इसीलिए कैश कम रखने से आपको कैश को सिक्योर करना था, कैश को जो आपको संभाल कर रखना था, उसकी भी आपकी कीमत का जो खर्चा कम हो गया, उसको आप डाइवर्ट कीजिए। एंड एमडीआर जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो चला रही हैं कार्ड्स एक्सेट्रा के पूरे सिस्टम को, उनको आप पैसा देना शुरू कीजिए। तो इसलिए अब वो कंपनीज अपने कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगी। लेकिन दोस्तों बात ध्यान रहे, रुपए और जो यूपीआई एक्सेट्रा है इस पर पहले ही नहीं रखता है। सरकार ने कहा था ये हमारा देसी एकदम सिस्टम है, इसको तो हम चाहते हैं प्रमोट करना देश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, एंड वो भी इलेक्ट्रॉनिक वाली। तो इसीलिए अब जो अगर आप यूपीआई या फिर आप जो रुपए से पे करते हैं तो आपको वैसे ही एमडीआर नहीं देना होता, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी, ठीक है। वरना अदरवाइज जो कार्ड ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज को नहीं देना, ठीक है। ओके, तो ये वाला हमारी सीरीज़ खत्म हो गई। अब वापस एक और सीरीज़ पे चलते हैं जो आपको पैरेलली मई और जून वाली सीरीज़ मिल जाएगी, उसको भी देख लेना चाहिए, ठीक है। मई और जून में कुछ ही हमारे पास जो कंपाइलेशंस हैं, वहाँ पर मैं इको पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है। जो इको पे मैंने क्लिक किया, ओके। तो इको में जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आ रही है दैट इज़ अबाउट यूएसटीआर, जो सेक्शन है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे बात हमें जो दिमाग में रखने वाली है, यूएसटीआर जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी है जो वहाँ के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि सर कौन सी कंट्री यूएसए के साथ ठीक से जी बिहेव नहीं कर रही, इस पर टैक्स लगा दिया यूएसए की कंपनियों पर, या यूएसए की कंपनीज को बाहर निकाल दिया, कुछ भी। तो इसीलिए जो उनके आईपीआर की उल्लंघना कर रहे हैं, तो इसलिए यूएसटीआर एक ऐसा एक एक्ट पास किया गया था उनके 1970s में वहाँ पर यूएस में, जहाँ पर सेक्शन 301 के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको मेंस में सवाल पूछे जाते हैं इस पर, तो इसीलिए भारत को भी डाल दिया गया इसमें। इंडिया
इंडिया और 9 अदर कंट्रीज हैं जिस पर डाल दिया गया कि यूएस की कंपनीज पर से इन्होंने टैक्स लगा दिया ये कंट्रीज ने, तो प्लीज़ इनका कुछ कीजिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था, आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी थी जैसे गूगल एक्सेट्रा, वो बोलते थे सर हमारा हेडक्वार्टर तो यूएसए में, हम क्यों टैक्स पे करें। तो लेकिन इंडिया वाले फाइनेंस मिनिस्टर बोलते सर लेकिन आप जो ऐड चला रहे हैं वो इंडियंस के लिए चला रहे हैं, इंडियन से पैसा ले रहे हैं, तो ये तो बात नहीं बनी ना, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जो टर्म क्या आई थी इक्वलाइजेशन लेवी, हमने फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे फाइनेंस बिल में इसको इंट्रोड्यूस किया एंड कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो टर्म क्या आई थी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ठीक है, भूलना मत, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की हो सकता है आपकी दुकान नहीं है, हो सकता है आपकी यहाँ पर जो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेजेंस तो है, आप यहाँ सामान तो बहुत बेचते हो, हेडक्वार्टर आपके हो सकता है न्यूयॉर्क में, पता नहीं कहाँ पर, कैलिफोर्निया में होंगे, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। SEP इसलिए आपको वर्ड आए तो कहाँ पर जुड़ा हुआ है सर, वो डिजिटल टैक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक प्रेजेंस तो है, ठीक है। तो इसीलिए भारत सरकार ने जो इसी बजट में 2020 के बजट में अनाउंस किया था कि जो कि नया टैक्स लगाया जाएगा जो भी आप डिजिटल सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं इंडिया में, तो इसीलिए उसमें गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं इन पर टैक्स लग गया। तो इसीलिए और भी कंट्रीज़ ने, दुनिया भर में चल रहा है ये वाला सिस्टम, क्योंकि दुनिया भर में गूगल अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा, तो ठीक है। इसीलिए जो ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चेक रिपब्लिक, EU की बहुत सारी है ना, जो पूरी EU ने, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, टर्की, UK, इन सब ने भी टैक्स लगा दिया और बोला, तो इसीलिए 9 कंट्रीज़, तो जैसे प्राइमरी ये और एक हमारा भारत, तो इन पे 10 जगहों को USTR ने रिपोर्ट कर दिया, प्रेसिडेंट साहब को शिकायत लगा दी कि हम इन पर देखो कुछ एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो चलो जैसे भी होगा, तो ट्रेड नेगोशिएशन एक्सेट्रा चलेंगी, तो लेकिन इंडिया तो कह रहा है कि इतना सारा बिजनेस करते हैं तो इन पर टैक्स देना पड़ेगा, ओके। तो जब 301 के तहत अगर हम पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी तो हमको मौका भी मिलेगा कि जो जनरली की सुनवाई करने का, तो भारत ने भी क्या जवाब दिया जिस पे हमें इंपॉर्टेंट है जवाब सुनना, वो है GATS। भारत कह रहा है कि भारत जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, GATS, ये भी WTO के तहत ही आता है। तो भारत ने कहा कि हम GATS के तहत यहाँ पर टैक्सेस लगा रहे हैं एंड आपकी जो ऑब्जेक्शन है कि यूएस कंपनीज पे लगा दिया, हमने ऐसे यूएस का सोच के नहीं लगाया, हमने तो जनरली लगाया जिसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, डिजिटली ऑपरेट करती है, वो इंडिया में टैक्स पे करेगी। तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली यूएस को टारगेट नहीं किया, हमने तो डिजिटल कंपनीज, चाहे हो सकता है स्वीडन की हो चाहे नॉर्वे की हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो एंड देन इंडिया ने वैसे भी कमिटमेंट, इंडिया कहता है कि वी हैव नॉट मेड एनी कमिटमेंट अंडर GATS, जहां पर सर्विस सेक्टर में भारत को कोई नेशनल ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों तो ये नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज नेशनल ट्रीटमेंट, कि हम जहां पर कंपनीज को सेम लेवल पर जो देखेंगे जो हमारी नेशनल, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, जैसे दैट मीन्स जिस पर टैक्सेस हम सिमिलरली लगाएं, ठीक है, या फिर हम उन पर ड्यूटीज सिमिलरली लगाएं एंड देन उनको लीगल प्रोसीडिंग्स में भी सिमिलैरिटी मिले, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस वेरी कर सकते हैं, नेशनल ट्रीटमेंट सर्विसेज में देने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है भारत ने, क्योंकि GATS में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि वी विल गिव नेशनल ट्रीटमेंट। अदरवाइज हम गुड्स को, हमारा जो सामान आता है, गुड्स में जो मर्चेंडाइज आता है, उसको हम नेशनल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, दैट मीन्स हम डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगा सकते हैं सर्विस इंपोर्ट पर, ऑलराइट, लगा सकते हैं, भारत ने ये सब लिख के कहा हुआ है, ऑलराइट, ठीक है। दिन दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही थी कि आपको पता है कि जो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, अभी राशन कार्ड कौन इशू करता है, आपसे पूछ सकते हैं ना सर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं, क्योंकि फूड जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत ही आ रहा है, तो इसीलिए। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था जिसमें कहा गया था कि आपको सस्ता अनाज मिलेगा, ठीक है। वो 3-to-1 जो प्राइसेस रखी गई थी वो हमने देखा ना, जो 3-to-1 राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन्स एक्सेट्रा, तो ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स की बात है तो राशन कार्ड पे मिलती थी। तो इसीलिए अगर राशन कार्ड की टाइप्स भी होती हैं, एक तो प्रायोरिटी राशन कार्ड होता है, अंत्योदय होता है, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी वाले जो हैं वो 5 किलो उनको अनाज मिलता है एंड जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनको 35 किलो पूरे परिवार को मिलता है, हाउस होल्ड को, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज 5 किलो जो पर मेंबर है, ये 35 किलो पूरे परिवार का, ठीक है, पर मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है अंत्योदय वालों को जो दिया जाता है। अब वन नेशन वन कार्ड में क्या होगा, इंटर स्टेट जो आपका राशन कार्ड ऑपरेट किया जा सकता होगा, ठीक है। आपको अपनी ही स्टेट में, अपनी लोकेलिटी में के हिसाब से जो राशन कार्ड मिलता था, उसके बियॉन्ड आप अगर जैसे, क्योंकि माइग्रेंट्स की बहुत हेल्प करेगा ये, तो इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड आपको जहां पर भी हैं आप अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो NFSA की आप ये बात ध्यान रखें, NFSA जो किसको कैसे टारगेट करता है, कितना रूरल कितना अर्बन, ठीक है, बात हमेशा ही ध्यान होनी चाहिए कि जो 75% रूरल आबादी, 50% अर्बन आबादी, इफेक्टिवली देखें तो वो 66% हमारे देश की टोटल आबादी बन जाती है, ठीक है। 66% टोटल देश की आबादी को टारगेट करना चाहते हैं। 81 करोड़ लोग हो जाते हैं। राइस 3 किलो पर, व्हीट 2 किलो पर एंड कोर्स ग्रेन्स 1 रुपये किलो पर मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे राशन कार्ड के शॉप्स पर।
ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं, अदरवाइज न्यूज़ में नहीं है अभी, लेकिन देख सकते हैं। बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन होगी, अन्न वितरण पोर्टल बनाया जाएगा जो हमारी जो ऑनलाइन बनाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि हम देख सकें कि कौन सा अनाज कहाँ पर लिया जा रहा है। अदरवाइज इसका यहाँ बनता था लेकिन उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। NFSA वगैरह सबका बेनिफिट मिलेंगे। ओके, देन बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सैलरी वगैरह जो लेते हैं वो सैलरी मिलने से पहले पैसे कट जाते हैं। आपको लगता है कि जो आपके एम्प्लॉयर ने पैसे काट के देता है आपको, क्योंकि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने फिक्स की है कि सैलरी देने से पहले ही आप टैक्स काट लीजिए, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स काट लीजिए। तो लेके बाद में अगर उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो तो सरकार कहती है हम रिफंड कर देंगे, अगर कम पे किया हुआ तो बंदा थोड़ा और पे कर देगा, तो ठीक है, उसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं। तो नॉट ओनली आपके इनकम पे डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन है कि पहले ही सरकार ने बोल दिया भाई जो पे कर रहा है ना, जो पेयर है वो पहले ही पैसे काट के दे, एंड जितने पैसे काटे हैं वो सरकार के वहां पर खाते में जमा करा दे, ठीक है। तो सैलरीज पे मिलता है। अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको TDS देना पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड ले रहे हैं, अगर आपने जो कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही है किसी को जो, तो भी TDS लगता है, ठीक है। रेंट दे रहे हैं TDS काटना पड़ता है, हम भी जैसे रेंट देते हैं तो हमें TDS काट कर ही रेंट पे करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे इंश्योरेंस का कमीशन एक्सेट्रा, बहुत सारी लॉटरी जीतते हैं आप तो आपको TDS देना पड़ता है। सरकार ने रिसेंटली TDS कम कर दिया था क्योंकि लोगों की ताकि डिस्पोजेबल इनकम बनी रहे, अदरवाइज क्योंकि जो लॉकडाउन एक्सेट्रा के चलते इनकम्स लो हो गई थी तो सरकार ने TDS कम कर दिया कि कोई बात नहीं, आपके हम पैसे थोड़े कम काटेंगे, जो बाद में आपका टैक्स होगा पूरा भर दीजिएगा। ओके, डायरेक्ट टैक्स है ये वाला, है ना। एंड देन इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही लगता है ये। एंड देन उसके बाद दोस्तों TCS नामक चीज़ भी है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप सेलर हैं, किसी चीज़ के सेलर हैं, दैट मीन्स अगर आप कुछ जैसे आपने कुछ भी सामान बेचा, मान लीजिए आपने जो टिम्बर बेचा किसी को, है ना, या फिर जैसे भी आपने कोई भी और मिनरल्स, टेंडू लीव्स, स्क्रैप जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर भी बोला गया कि आप अगर आप सेलर हैं तो आप भी इनिशियली जो आपने अगर लेट्स से किसी को आपने पैसा पे करना है, तो दोस्तों जो जैसे आपने किसी को अगर कुछ सेल किया, ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ लिखते हैं, सेल किया आपने किसी को कुछ बेचा, तो वो जो बायर था, बायर ने आपको पैसा पे किया, तो बायर ने पैसा पे किया प्लस साथ में वो टैक्स भी पे करता है TCS, ठीक है, कि वो पैसा प्लस वो TCS पे करता है। ये TCS आप जाकर सरकार में जमा करा देते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो लेकिन ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि अगर आप जैसे सरकार जो हम रेमिटेंसेज मंगवाते हैं बाहर से, जो बाहर से पैसा आता है, तो रेमिटेंसेज अगर आप भेजते हैं तो जो हमारे जो रेमिटेंसेज पर भी TCS लगा दिया गया है 5% की हिसाब से। तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारे वो हैं कि अगर इतने 7 लाख से ऊपर अमाउंट है एक्सेट्रा, तो लेकिन आपको बात ध्यान रखनी है कि रेमिटेंसेज पर भी आप फॉर एग्जांपल आपने अगर 5 लाख रुपए की रेमिटेंस है तो उस पर आप जैसे 5 लाख रुपए अगर आप लेट्स से बाहर भेज रहे हैं तो उस पर 5,000 रुपये हो सकता है कि आपको TCS देना पड़े, जो भी अमाउंट होगा, रेट होगा, ठीक है, 5% 10%, मैं ऐसे जो भी अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 लाख प्लस 5,000 जमा कराएंगे। इस पर थोड़ा सा वैसे GST भी लगता है, ठीक है, जो GST लगता है क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 1% GST होता है, IGST बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि आप अगर रेमिटेंसेज कर रहे हैं तो उसमें रेमिटेंस तो आप चलो पे कर ही रहे हैं, टैक्स भी पे करेंगे, वो TDS नहीं है दोस्तों, वो TCS है, ठीक है। अगर आप एंड में आप सरकार को जब टोटल साल के एंड में जब टैक्स पे करते हैं, आप बोल सकते हैं सर मैंने पहले ही 5,000 पे किया हुआ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्योंकि इट्स डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही आया। और ये बात ध्यान रखें, जो रेमिटेंसेज वाला जो हमारा अभी लिबरलाइज जो हमारा रेमिटेंसेज का जो सिस्टम है पूरा LERMS बोलते हैं, तो उसके तहत भी आप पे टैक्स लगा दिया गया है TCS, ठीक है, वो भी इफेक्टिव हो चुका है शायद। एंड देन वो भी एक बात और क्या ध्यान रखें कि ये फाइनेंस एक्ट के तहत 2020 के तहत ही आया था। जैसे UPSC बहुत बार पूछता है कि ये कैसे लागू किया गया, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया, RBI एक्ट को अमेंड किया गया, नहीं सर, ये फाइनेंस एक्ट 2020 मतलब बजट में अनाउंस हुआ था, तो उसको बजट को पास किया 2020 में, तो उसी में ही ये रेमिटेंसेज पर TCS लगाया गया है, ठीक है। तो बाकी जगह पर TDS TCS कम कर दिया गया था, क्योंकि कम इसलिए कर दिया गया जब लॉकडाउन चल रहा था, ताकि लोगों को बहुत सारा टैक्स ना देना हो और थोड़ा सा उनके हाथ में भी कैश बचे, ताकि थोड़ी सी डिमांड बनी रहे, इकॉनमी टोटली कोलैप्स ना हो जाए। ओके, ठीक है दोस्तों, बाकी इन्वायरमेंट एक्सेट्रा आ गया। तो बस ये बात आप थोड़ा ध्यान रखने वाली है अगेन कि जो हमारी लिबरलाइज जो हमारा जो रेमिटेंसेज का पूरा सिस्टम है, जो रेमिटेंसेज पर अब हमें TCS पे करना है, ऑलराइट। तो TDS नहीं है, TCS है। तो बस बाकी दोस्तों ऐसे ही है, छोटी छोटी सी कहानियाँ एक्सेट्रा पढ़ते रहो और फटाफट से 2 मिनट भी रिवाइज़ किया। मुझे था कि हमने जब पढ़ा हुआ है तो रिवाइज़ भी करना ज़रूरी है। और भी चीज़ें हैं, प्री क्योर में हमने 200 से ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उसके बाद अगर आप क्रैश कोर्स में तो उसमें तो कितना कुछ पढ़ा हुआ है, लिस्ट दी थी आपको पढ़ने के लिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों, पढ़ा हुआ बस रिवाइज़ ही करना है, उसके बाद देखा जाएगा, भगवान मालिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियोज़ के साथ। बाय बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।